अरे हम हैं कि ताल्लुक़ को निभाने में लगे हैं, कुछ लोग दिल को दुखाने में लगे हैं। अरे हम हैं कि ताल्लुक़ को निभाने में लगे हैं, कुछ लोग दिल को दुखाने में लगे हैं, कुछ लोग दिल को दुखाने में लगे हैं। मालूम करो, अरे मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं, अरे मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं, जो यहाँ आग बुझाने में लगे हैं, जो यहाँ आग बुझाने में लगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत साहण आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे पॉलिटी की क्लास के अंदर। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और संसद के अंदर जो चीज़ें आपके लिए छोड़ दी जाती है लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ वर्ड आपके लिए, कुछ शब्द आपके लिए जो आपसे पूछे जाते हैं भी किस किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, वो चीज़ें हम करेंगे। जैसे आपने सत्रावसान नहीं सुना होगा, स्तंगन नहीं सुना होगा, आपने लोकसभा का विखंडन के बारे में नहीं पढ़ा होगा, जो संसद की भाषा है उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो वो चीज़ें छोटी छोटी है लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके आज डाउट क्लियर करते हैं किस प्रकार से कौन से विधेयक हैं जो संसद के विघटन के बाद ही पास हो सकते हैं, या लोकसभा के विखंडन के बाद भी क्या हो सकते हैं, विघटन के बाद भी पास हो सकते हैं, कौन से रुक जाते हैं अपने आप। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो कुछ शब्द मैं आपको बताता हूँ, इनके बारे में पढ़ेंगे आप आज। संसद का सत्रावसान, एक शब्द ये पढ़ेंगे। एक स्तंगन आपने सुना होगा, एक आपने सुना होगा गणपूर्ति या कोरम शब्द सुना होगा। लेम डक सुना होगा आपने, लेम डक सेशन सुना होगा, ठीक है। और विघटन सुना होगा, संसद का विघटन। और कोरम लिख लिया क्या, अच्छा। और इसके साथ हम वो भी करेंगे, संसद के नेता कौन होते हैं, ये चीज़ें इसमें क्लियर करने वाले हैं जो आपको बताई नहीं जाती, लगभग छोड़ दी जाती है लेक्चर के अंदर, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सारी की सारी आपको करना चाहिए। संसद के स्तर कौन से होते हैं, कौन सा स्तर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो पहला लिखते हैं, इस शब्द को पूरा करने के लिए हमें समझना पड़ेगा संसद के, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के स्तर, ठीक है। स्तर से क्या मतलब है, जैसे संसद के अंदर क्या होती है, मीटिंग वगैरह होती है, आपने देखा होगा, बैठक होती है, उन पे चर्चाएं होती है, बहस होती है, वहाँ पे कानून बनते हैं, विधेयक पास होते हैं। तो उन चीज़ों के करने के लिए एक स्पेशल स्तर होते हैं, उस स्तर के अंदर एक मतलब स्पेसिफिक या विशेष प्रकार की चर्चाएं होती है, विशेष प्रकार की एक बहस होती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्तर। स्तर का सेशन मतलब सेशन, एक साल को कई 2-3 भागों में किस प्रकार से बांट के उसको अलग अलग सेशन नाम दिया जाता है, ठीक है। तो बैठक करने के लिए या संसद की कार्रवाई को रेगुलर रखने के लिए तो उनको नाम क्या दिया जाता है कि संसद स्तर दिया जाता है, सेशन नाम दिया जाता है, ठीक है। तो संसद जो होती है उसके वर्ष में कितने सेशन होते हैं, क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वर्ष में 3 स्तर होते हैं, मुख्य और इम्पोर्टेंट बात है। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3। ये नहीं है भी 4-4 महीने के 3 होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं, तो एक आपका होता है बजट स्तर, आपने सुना होगा बजट स्तर, ठीक है। दूसरा होता है आपका मानसून स्तर, ठीक है। और तीसरा स्तर होता है आपका शीतकालीन स्तर, शीतकालीन यानी सर्दी का स्तर है ना। मानसून यानी वर्षा के समय जब मानसून आती है उसका स्तर। बजट यानी बजट जब पेश होता है उसका स्तर। क्लियर है। सामान्यतः ये कब से चलता है, फरवरी से मई तक चलता है ये, ठीक है। और ये चलता है आपका जुलाई से सितंबर तक, ठीक है। और ये आपका शीतकालीन है, ये चलता है नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। नवंबर और दिसंबर 2। तो इसके अंदर आप देखो बजट सत्र क्या है जी, ठीक है, मानसून सत्र क्या है जी, और
वो जो आपका यार मैं भूल गया, शीतकालीन स्तर क्या है जी? शीतकालीन यार सर्दी के समय मत लो, नवंबर दिसंबर में सर्दियां होती है देश के अंदर, तो उसको नाम दिया गया शीतकालीन स्तर। मानसून यानी जुलाई, जून जुलाई अगस्त में क्या होती है, सितंबर तक हमारे देश के अंदर बारिश होती है, मानसून आती है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी के अंदर केरल से किस प्रकार से इंटर करती है, कैसे कैसे, तो वो मानसून स्तर उसको नाम दिया। याद करने का तरीका है, याद करने का। ठीक है, बजट स्तर, बजट जब पेश किया जाता है, यानी देश का बजट जब पेश होता है उस समय जो स्तर चल रहा होता है उसको बजट स्तर कहते हैं। पहला स्तर होता है, ठीक है ना, साल का पहला स्तर होता है बजट स्तर। तो ये सबसे अहम स्तर माना जाता है, अहम स्तर। सबसे अहम स्तर कौन सा माना जाता है, तो आप कहोगे संसद का सबसे अहम स्तर है वो माना जाता है बजट स्तर। और इसके अंदर देश के लिए बजट पेश किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। और आपको ये पता भी होगा भी बजट कब पेश होता है, बजट फरवरी के लास्ट दिन में, यानी चाहे लास्ट कार्य दिवस मानते हैं, यानी अगर 28 की फरवरी है या 29 की फरवरी है मान लो, तो 28 को या 29 को किया जाता है। अगर 28 को हो सकता है संडे हो, उस दिन संसद की छुट्टी हो या कोई त्यौहार हो या और कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो 27 को, यानी लास्ट अंतिम दिवस का मतलब होता है कार्य दिवस का मतलब कार्य, जब संसद क्या हो, कार्य कर रही हो, उस समय का फरवरी में लास्ट जो अंतिम दिन होगा उसे क्या माना जाएगा, कार्य दिवस माना जाएगा। ठीक है ना, फरवरी का जरूरी नहीं है 28 29 ही अंतिम होते हैं। कार्य दिवस का मतलब है कार्य करने वाले, हो सकता है 22 के बाद संसद छुट्टी पे हो, 22 फरवरी को ही क्या कर दिया जाता है, बजट पेश किया जाता है संसद के अंदर। तो बजट पेश किया जाता है। और बजट फिर क्या होता है, मार्च के अंदर इस पर क्या होती है, चर्चा ही होती है, पता ही है आपको। फिर चर्चा वर्चा होकर ये बजट में समझाएंगे, चलो छोड़ो। ठीक है, तो बजट पेश किया जाता है, इसलिए इसको बजट सत्र कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है, इस बजट सत्र का शुभारंभ किसके भाषण से होता है, किसके अभिभाषण से होता है, पता है क्या आपको? तो ये स्तर का अभिभाषण कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है। क्योंकि संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है भी, पहला जब लोकसभा शुरू होती है तो पहली बार अभिभाषण कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। और साल का पहला भाषण, साल में पहले हर साल, तो साल में बजट स्तर यहाँ से शुरू होती है ना संसद की कार्रवाई, तो बजट स्तर, तो पहला अभिभाषण कौन देगा, राष्ट्रपति देगा, मंत्रिपरिषद लिख के देता है और ये संसद में आके बोल देते हैं भाई, बस इतना ही। मानसून स्तर क्या है, मानसून स्तर, मानसून स्तर होता है इसके अंदर जो जनता के अंदर है ना, जनहित चर्चाएं होती है। ठीक है, इस स्तर के अंदर क्या होता है, जनहित, यानी जनता के हित में किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, जनता को किस किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से काम करना चाहिए, इस प्रकार की चर्चाएं इसके अंदर होती है। भी जनता को क्या लाभ देना है, किस प्रकार से लाभ देना है, विदेश में उसकी उन्नति कैसे करनी है, जनता का विकास करने के लिए हमें शिक्षा में क्या करना है, ठीक है, अलग अलग परिवार स्वास्थ्य में क्या करना है, इस प्रकार की चर्चाएँ होती है किसमें, मानसून स्तर में। शीतकालीन स्तर में जो चर्चाएँ हुई नहीं, अभी ये पूरा का पूरा साल चला गया, साल के लास्ट दिन आ गए नवंबर दिसंबर, जो चर्चा नहीं हुई ना, जो चर्चा नहीं हुई, मतलब पूरे साल जिन मुद्दों पे चर्चा नहीं, उनको ध्यान में दिया जाता है और इनको शीतकालीन स्तर में चर्चित किया जाता है, किसके अंदर, सदन के अंदर। ठीक है, संसद में होता क्या है आपको पता ही है, बहस होती है, कानून बनते हैं, विधेयक बनते हैं, विधेयक आते हैं, उसमें बहस होती है, बहस होने के बाद वो पारित होते हैं, पारित होकर दूसरे सदन में जाते हैं, दूसरे सदन में जाने के बाद वो क्या होता है आपको पता ही, दूसरे सदन पास कर देता है, राष्ट्रपति के पास जाकर सिग्नेचर होते हैं और कानून बन जाते हैं। ठीक है, तो संसद में 3 स्तर होते हैं। सामान्यतः कितने स्तर है, 3 स्तर। आपसे पूछे सबसे छोटा स्तर कौन सा है, देखो छोटा, सबसे छोटा स्तर कौन सा है, सबसे छोटा स्तर कौन सा है, क्वेश्चन आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे छोटा स्तर होता है आपका शीतकालीन, क्योंकि नवंबर दिसंबर 2 ही है। सबसे बड़ा स्तर बजट स्तर है, सबसे बड़ा से बड़ा बजट, ठीक है ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी 4 महीने का हो गया ना। तो सबसे बड़ा स्तर पूछ लिया आपसे, बड़ा स्तर, और सबसे अहम स्तर और बड़ा स्तर दोनों ही पूछ ले, बै से बड़ा, बै से बजट। ठीक है ना, तो क्या है अहम, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा स्तर, अहम स्तर, बजट पेश किस स्तर में होता है, बजट स्तर में, और बजट स्तर जो होता है शुरू किसके अभिभाषण से होता है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। किसके अभिभाषण से होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से। स्तर 3 होते हैं, लेकिन आपको पूछे संसद को बुलाता कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो मेन चीज़ करते हैं, संसद को समन भेज के बुलाता कौन है, तो संसद को बुलाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन कहता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति
कौन संसद को बुलाने का काम करता है। बात एक तो ये हो गई, ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति क्या करता है? जब लोकसभा शुरू होती है, लोकसभा, नई लोकसभा के अंदर चुनाव के बाद जब लोकसभा होती है तो उसके अंदर जब क्या आता है, लोकसभा नई बन के आती है और उसका जब सत्र शुरू होता है या लोकसभा नई स्टार्ट होती है, मतलब वो नई लोकसभा जो कौन सी भी लोकसभा हो, जैसे 2019 में स्टार्ट हुई थी, आगे 2024 में होगी, तो उस समय लोकसभा में पहला भाषण जो होता है, पहला अभिभाषण कौन देता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था, अभिभाषण कौन देता है, तब भी आपका क्या नाम रहेगा, राष्ट्रपति। और साल के पहली बैठक कह लो, पहले स्तर में पहला अभिभाषण किसका होता है, तो वो भी राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। संसद को बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, पहला अभिभाषण पहला, ठीक है, क्लियर हो गई। आपसे पूछे भी दो स्तर, दो स्तर, ठीक है, दो स्तर है मान लो, उनके बीच में कितने समय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 महीने ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे भी दो स्तर है, मान लो एक बजट हो गया और एक मानसून सत्र हो गया। बजट सत्र की लास्ट मीटिंग जो होती है ना, लास्ट, ठीक है, समझ लो यहाँ से, और मानसून सत्र की पहली बैठक। अब स्तर के अंदर कितनी बैठकें होती है, कोई कंपलसरी नहीं है, कितनी ही बैठक हो सकती है संसद के स्तर के अंदर, ठीक है। लेकिन बजट के जो इस स्तर की लास्ट बैठक है ना, और ये पहली बैठक है, उसके बीच का जो समय है ना, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से। यानी कम से कम कितने स्तर होने चाहिए, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, तो यानी 6 महीने तो हो सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली बात है। साधारणतः कितने हो सकते हैं, दो स्तर के बीच में 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्या नहीं हो सकता, ये संविधान की अवहेलना मानी जाती है फिर। तो यानी कितने स्तर होने चाहिए, कम से कम 2 स्तर होने चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा 2 स्तरों के बीच का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने नहीं होना चाहिए, 6। तो वर्ष में कितने स्तर हो सकते, कम से कम वर्ष में कम से कम 2 स्तर आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, नहीं है, कंपलसरी है। इंपॉर्टेंट क्या है, वो कंपलसरी है। यानी देखो, वैसे सत्र कितने होते हैं, 3 होते हैं। सामान्यतः कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। लेकिन आवश्यक कितने, आपसे ये पूछे तो 2 स्तर आवश्यक है। 2 स्तर के बीच में मैक्सिमम टाइम है, जो पीरियड कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 6 महीने के हिसाब से 2 स्तर जरूरी हो गए, ठीक है। अब ये देखो, संसद को बुलाता राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति लोकसभा में पहला भाषण देता है, और पहला संसद जब शुरू होती है ना, तब भी पहला, और साल में पहले स्तर में भी किसका भाषण रहता है, राष्ट्रपति का, ठीक है ना, किसका भाषण रहता है, राष्ट्रपति का। तो ये सत्र था। अब यहाँ से एक शब्द और समझ लेते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण से क्या समझते हो आप, अभिभाषण से, अभिभाषण, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है ना, वो क्या होता है, आपको पता है सरकार किसकी होती है, जहाँ पे लोकसभा में बहुमत है। लोकसभा में बहुमत है, उनके मंत्री हैं, उनकी मंत्रिपरिषद है, उनका ही प्रधानमंत्री है। तो राष्ट्रपति जो है, उनको मंत्रिपरिषद के द्वारा एक भाषण लिख के दिया जाता है। भाषण लिख के दिया जाता है, यानी मंत्रिपरिषद ही उनको क्या करती है, लिख के दे देती है भी ये भाषण आपको सिर्फ जाके पढ़ना है। मतलब क्या है, राष्ट्रपति जी जो है वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो संसद के अंदर जाएंगे और उस पर्चे को पढ़ेंगे बस, ठीक है, मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखा हुआ है। वो क्या बताता है, अभिभाषण क्या बताता है, अभिभाषण सिर्फ ये बताता है भी सरकार की आगे भावी नीतियाँ क्या है, सरकार के कार्यक्रमों के बारे में आपको मतलब दर्शन करवाती है भी आने वाले साल के अंदर, क्योंकि पहला भाषण रहता है उनका, ठीक है, पहला भाषण साल के अंदर संसद में पहला भाषण रहता है, शुरुआती भाषण किसका, अभिभाषण किसका, राष्ट्रपति का। लोकसभा के अंदर पहला सब शुरू होती है उसका, राष्ट्रपति। तो वो भाषण क्या करता है, वो ये बताता है आपको भी राष्ट्रपति के द्वारा सरकार
मतलब सरकार की तरफ से ही तो पेश होता है मान लो राष्ट्रपति। ये बताया जाता है भी सरकार की इस साल के अंदर क्या क्या नीतियां रहने वाली है, किस किस प्रकार के कार्य होने वाले हैं, किस प्रकार के निर्णय लिए जाने हैं इस साल के अंदर। तो मोटा मोटा भाषण के अंदर ये दर्शाया जाता है, बस और कुछ नहीं होता अभिभाषण के अंदर, ठीक है ना। तो कौन देता, कौन है, राष्ट्रपति। किसके कहने पे, मंत्रिपरिषद का लिखा हुआ पर्चा पढ़ना होता है भाई, सीधी बात है, ठीक है। तो एक शब्द आपने सुना होगा, संसद का स्तंगन, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। एडजर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, ये शब्द सुना होगा। स्तंगन का मतलब क्या है? स्तंगन का मतलब क्या है? देखो, स्तंगन का अर्थ जो है, स्तंगन का अर्थ है संसद को, संसद की कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक देना। समझ में आ गई? इस शब्द का जो अर्थ है ना वो यही है, रोक देना कुछ समय के लिए। संसद के अंदर जो बैठक चल रही है उसको रोक देना, कुछ कार्य हो रहा है उसको रोक देना कुछ समय के लिए। ये जो रोका जा सकता है, मतलब कोई कार्य है, स्तंगन है, समय के लिए क्या करें, निलंबित कर देना कह सकते हो आप भी, उस कार्य को ठप वहीं पे कर देना, भी छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए, ठीक है। और ये जो कुछ समय है ना, स्तंगन का अर्थ है संसद को कुछ समय के लिए रोक देना या कुछ समय के लिए निलंबित कर देना। ये शब्द भी ठीक है, निलंबित कर देना, ठीक है, निलंबित कर देना, लंबित, निलंबित, निलंबित कर देना, है ना, ठीक है। तो रोक देना ही होता है इसका मतलब। तो ये कुछ समय कितना हो सकता है, तो ये कुछ घंटों से लेकर, कुछ घंटों से लेकर दिन भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ सप्ताह भी हो सकते हैं, महीने तो नहीं हो सकते ना, कुछ सप्ताह भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ का मतलब यहाँ पे कुछ घंटे के लिए भी, 2 घंटे के लिए रोक दिया जाए, हो सकता है 2 दिन के लिए रोक दिया जाए, हो सकता है 2 सप्ताह के लिए रोक दिया जाए। तो इस प्रकार से कुछ समय के लिए संसद की कार्रवाई को रोक देना क्या कहलाता है? संसद का स्तंगन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंगन कहलाता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा ना, वो शब्द सुना होगा, कोर्ट इज एडजर्न्ड, ठीक है। तो वही है, कोर्ट जब लास्ट में जज कह के उठ जाता है तो उस समय वही सेम चीज़ यहाँ पे अभी संसद का काम क्या है, कोर्ट की कार्रवाई को स्तंगन किया जाता है, हिंदी में कहते हैं। तो स्तंगन का मतलब कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाता है, अब दूसरे दिन सुनवाई होगी। तो ये स्तंगन जो होता है 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है निश्चित समय के लिए, एक तो क्या है, निश्चित समय के लिए, और एक होता है अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। एक तो होता है निश्चित समय के लिए और एक अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। निश्चित समय के अंदर जब स्तंगन किया जाता है तो बताया जाता है भी इस कार्रवाई को हम 2 दिन के लिए संगठित कर रहे हैं, या 2 दिन के लिए रोक रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं, या 3 दिन के लिए कर रहे हैं, 4 दिन के लिए। यहाँ पर एक स्पेशल समय दिया जाता है, मतलब समय होता है, निश्चित समय दिया जाता है, ठीक है, समय निश्चित दिया जाता है, ठीक है। निश्चित समय का मतलब घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 बताया जाता है। इसके अंदर 2 घंटे के लिए रोक दिया जाता है, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे। अनिश्चित का मतलब है समय नहीं बताया जाता, ठीक है। इसमें कोई समय नहीं बताया जाता भी कितने समय के लिए रोकी गई। हो सकता है 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 10 दिन रुके, 15 दिन, वो जब बुलाया जाएगा उसको तभी आना है, उसके लिए आप इतने जाओ। क्लियर है बात आपकी? ठीक है। तो ये होता है निश्चित और अनिश्चित दोनों। तो इस शब्द का मेरे को लगा पता चल गया। और ये सॉरी, इसका मुख्य क्वेश्चन तो रह गया यार, संसद का स्तंगन करने का अधिकार किसको होता है? मुख्य बात देख लो, संसद को स्तंगन करने का अधिकार किसको होता है? तो अधिकार जो होता है ना वो होता है भाई अध्यक्ष को, और अध्यक्ष अगर नहीं है मान लो,
अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को, ठीक है, या तो अध्यक्ष को हो या मतलब अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है ना। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो ही इसको करता है, कार्रवाई को किसको करता है, स्थगन करता है, ठीक है ना, क्या करता है, स्थगन करता है, ठीक है। तो अध्यक्ष कह देगा भी आप संसद की कार्रवाई जो है वो रोक दी जाती है इतने दिन के लिए, तो निश्चित काल के लिए बता सकता है, या वो क्या कर सकता है, निश्चित काल के लिए रोक दी जाती है। तो इस शब्द का ये अर्थ था कि कार्रवाई को रोक देना। और इसका मुख्य क्वेश्चन जो है वो अधिकार किसको है, ये तो ये है आपके उसको, ठीक है। अब देखो संसद का सत्रावसान, ठीक है, प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये शब्द क्या कहता है, इसके अंदर एक शब्द है, कुछ भी नहीं है। देखो जो इसकी जो शक्ति है ना सत्रावसान करने की, वो शक्ति तो है राष्ट्रपति के पास। मुख्य क्वेश्चन ये बनता है किसके पास है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास है। और संसद का सत्रावन करने का मतलब केवल लोकसभा को किया जा सकता है, लोकसभा का सत्रावसान किया जा सकता है। तीसरी बात क्या है, राज्यसभा का नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा का नहीं किया जा सकता। सत्रावसान का मतलब है स्तर का अंत, सतर का अंत, ठीक है ना, स्तर का अंत, समझे बात। इस शब्द का मतलब देखो सतर आसान, ठीक है, इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ, स्तर। जैसे मैंने ये अभी तक क्यों नहीं साफ किया, इसलिए नहीं साफ किया क्योंकि वो शब्द समझाना था। अब बजट स्तर चल रहा है, ठीक है, बजट स्तर चल रहा है। अब इस स्तर को खत्म करना है ना, इस स्तर को खत्म करेंगे तभी तो अगला स्तर स्तंभ शुरू होगा ना, ठीक है, उसके बीच में समय मिल जाएगा। तो बजट स्तर जैसे ही खत्म होता है तो बजट स्तर का क्या माना जाता है, सत्रावसान माना जाता है, ठीक है। मानसून स्तर को जब खत्म करना है, मानसून स्तर चल रहा है संसद के अंदर, मानसून स्तर को खत्म करेंगे तभी शीतकालीन स्तर शुरू होगा। यानी मानसून स्तर को अब खत्म करना, उसका अंत करना और नए सेशन का शुरुआत करनी है मतलब हमें, तो उससे पहले इसका अंत करना पड़ेगा। तो मानसून स्तर के मतलब खत्म करना या शीतकालीन स्तर का अंत करना, तो उसका क्या कहलाएगा, शीतकालीन का स्तर का सत्रावसान कहलाएगा। मानसून स्तर है उसका क्या करना, अंत करना, सत्रावसान किसका, मानसून सत्र का सत्रावसान। समझ में आ गई मेरे हिसाब से। बिस्तर का अंत करना, तीन स्तर, तीन बार हो गया ना साल में सत्रावसान। तो ये सत्रावसान यानी स्तर का जो अंत है वो करता कौन है, तो वो राष्ट्रपति करता है। किसको शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और लोकसभा का सत्रावसान हो सकता है, लोकसभा के अंदर जो स्तर चलता है ना उसका, क्योंकि राज्यसभा एक क्या है, राज्यसभा को विघटन भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, और उसका सत्रावसान भी नहीं किया जा सकता। सत्रावसान का मतलब होता है प्रोरोगेशन, ठीक है। तो इसका नहीं किया जा क्योंकि ये स्थायी सदन है, ठीक है, स्तर का अंत इसका मतलब होता है। तो ये शब्द कहीं आ जाए तो आप ध्यान दे लेना, स्तर का अंत होता है, ऑप्शन में जरूर मिलेगा ये कहीं ना कहीं। ये तो हो गया, ये स्तर वत्र गया, ठीक है। तो स्तर कितने होते, तीन, और होते हैं सामान्यतः तीन होते हैं। और आवश्यक कितने हैं, आवश्यक पूछ ले तो दो तो आवश्यक हैं जी, ठीक है। और दो स्तर के बीच समय कितना होना चाहिए, समय अधिकतम, तो अधिकतम समय जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्तंगन हो गया हमारा, स्तंगन का मतलब रोक देना, सत्रावसान का मतलब स्तर का अंत, स्तर का अंत होना, ठीक है। कोरम का मतलब क्या है, कोरम, कोरम तो एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, संसद की गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब होता है, देख लेना, कोरम, इसे ही कोरम कहते हैं,
ठीक है। गणपूर्ति का क्या मतलब है, इस चीज़ को समझ। जैसे आपको कोई मीटिंग करनी है, गांव के अंदर मीटिंग करनी है, और गांव के अंदर आपके मेंबर है, कितने मेंबर हैं, ठीक है। अब मेंबर आएंगे नहीं मान लो, तो ये हो सकता है उसमें मीटिंग क्या करेंगे, फिर मेंबर ही नहीं प्रेजेंट। तो इस प्रकार से कोई भी जब बैठक होती है ना, कोई भी क्या होती है, जब बैठक होती है संसद के अंदर, या कोई स्तर चल रहा होता है, बैठक होती है, कोई अधिवेशन लेके आना होता है, या कोई विधेयक लेके आना होता है जिसको कानून बनाना है, तो उस समय क्या किया जाता है, बैठक बुलाई जाती है मान लो, ठीक है। तो बैठक बुलाई जब जाती है, ठीक है, बैठक जब बुलाई जाती है, तो उसके अंदर कम से कम कितना, कम से कम, ठीक है, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, उसको हम कहते हैं कम से कम सदस्य, कम से कम उपस्थित सदस्य, ठीक है। कितने मेंबर कम से कम होने चाहिए, तो उसको कहा क्या जाता है, गणपूर्ति, ठीक है ना। गणपूर्ति है ना, गणपूर्ति हो गई, जैसे आप कहते हैं ना फलोन बच गया, ये हो गया, तो गणपूर्ति, कोरम। तो संसद की गणपूर्ति का मतलब क्या है, तो गणपूर्ति का मतलब है भी कम से कम सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए कोई भी मीटिंग के अंदर, नहीं तो संसद की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। वो कितने होते हैं, संसद की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य चाहिए आपको, कितने सदस्य चाहिए, तो आप देख लो 1/10 सदस्य प्रेजेंट होने जरूरी है, 1/10, ठीक है। जो सदन सदस्य कितने, सदन 1/10 सदस्य, सदन के सदस्य, ठीक है, 1/10। अब आपसे ये पूछ ले 1/10 तो ठीक है, लेकिन संसद के अंदर जो सदस्य है उनकी संख्या तो निश्चित है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है लोकसभा जो है, लोकसभा में 1/10 लगभग कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा की किसी बैठक में लोकसभा की गणपूर्ति कब मानी जाती है, जब मानी जाती है जब 55 सदस्य उपस्थित हो। कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, 55। और राज्यसभा की कब मानी जाती है, राज्यसभा की, तो राज्यसभा की आपको पता है, कमेंट करके बताइए टोटल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, टोटल कितने सदस्य है, उसका 1/10 लगभग कितना बनता है हमारा, 25, ठीक है। तो संसद की गणपूर्ति का मतलब है लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन के 1/10 सदस्यों का प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, ताकि बैठक को क्या किया जा सकते, या बैठक की जा सके, या कार्रवाई को शुरू किया जा सके। अगर इतने सदस्य नहीं है, मान लो इतने सदस्य नहीं आते हैं, तो अध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्ष, ये शक्ति किसको प्राप्त है, अध्यक्ष को। अध्यक्ष गणपूर्ति करवाएगा, और नए प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या कर देगा, इसका स्थगन कर देगा। स्थगन शब्द सुना होगा ना, यानी कार्यवाही को रोक देगा, कार्यवाही को रोक देगा, ठीक है, रोक देगा। या आप कह सकते हो बैठक कैंसिल कर देगा, बैठक है रद्द कर देगा, रद्द कर देगा। इससे कम अगर सदस्य प्रेजेंट होते हैं तो बैठक का कोई मतलब नहीं होता, उसको हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। ये अध्यक्ष को इसकी अधिकार प्राप्त होता है या शक्ति प्राप्त होती है। वो अगर गणपूर्ति नहीं होती, 1/10 सदस्य प्रेजेंट नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, अध्यक्ष क्या कर सकता है, कार्रवाई को रोक सकता है और बैठक को रद्द कर सकता है, बैठक को क्या कर सकता है, रद्द। तो संसद गणपूर्ति के लिए कितने जरूरी हैं, 1/10 सदन के सदस्य, सदन का मतलब लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में 55 होने जरूरी है, अगर राज्यसभा की बैठक है तो 25 होने जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्लियर है, हो गया हो गया हो गया हो गया रे, हो गया हो गया हो गया। ये सब जरूरी है यार, कब करवाता नहीं कोई, मुझे थोड़ा सा ये लगता है भी करवा देने चाहिए ना। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, रोक देना, इसका मतलब है 1/10 सदस्य हाजिर होना, ठीक है ना। और इसका मतलब है स्तर का अंत, स्तर का अंत, स्तर का अंत। लेम डक मतलब लंगड़ी बतख, ये तो बाद में बताएंगे, पहले विघटन कर लेते हैं ना। विघटन, 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 डिसोल्यूशन, विघटन, संसद का विघटन, डिसोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अब विघटन करने की शक्ति जो है वो किसको प्राप्त है, वो शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को, पता है आपको। विघटन करने, विघटन का मतलब क्या है, खत्म करना, ठीक है, सीधा सीधा एंड सीधी भाषा में
खत्म कर, क्या खत्म हो जाता है भैया, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति प्राप्त है, खत्म कर सकता है। किस प्रकार कर सकता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति दो तरीके से या दो कारणों से लोकसभा का विघटन कर सकता है। विघटन कितने कारण चाहिए? दो कारण, ठीक है। पहली बात तो ये जान लो, ये आपको जानना जरूरी है। विघटन, संसद का विघटन मान लो तो विघटन लोकसभा का होता है, ठीक है। लोकसभा का क्या होता है? विघटन होता है। आप सुनते जाओ, ठीक है। राज्यसभा का नहीं होता भाई साहब। कहीं आप कहते हो भी राज्यसभा का विघटन कर देंगे, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और लोकसभा आपको पता है ये खत्म होती रहती है, तभी तो इतनी लोकसभा आई है आज तक। कौन सी लोकसभा चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा ना, ठीक है। यानी मान लो लोकसभा का विघटन करना इसलिए ज़रूरी है, एक कारण तो होता है 5 वर्ष पूरे होने पर। कितने वर्ष पूरे होने पर? 5 वर्ष। अब एक कारण तो ये 5 वर्ष पूर्ण होने पर, सीधा कह सकते हो कार्यकाल पूरा हो गया इनका। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है ना। और राज्यसभा के सदस्य आपको पता है हर 2 साल में कुछ तिहाई, 1/3 जो सदस्य होते हैं उनको बदला जाता है, बाकी तो बने रहते हैं। यानी रेगुलर रहती है, यानी ये हमेशा रहती है, ठीक है ना। स्थायी सदन है, हमेशा रहती है। हो सकता है लोकसभा भंग हो जाए, खत्म हो गई, मान लो विघटन हो गया उसका, तो राज्यसभा होना जरूरी है ना। कानून लेके आना पड़ जाए तो राज्यसभा ही कार्रवाई करेगी ना वहाँ पे, ठीक है ना। बुड्ढों का सदन, लोकसभा लोकप्रिय सदन, पढ़ाया था यार, छोड़। 5 वर्ष। और दूसरा, राष्ट्रपति इसे विघटित कर दे। एक कारण तो स्पष्ट है, 5 साल हो गए, करना पड़ेगा। 5 साल पूरे हो गए भाई, आप निकलो यार, बस बहुत हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति कहेगा अब आपका साल कार्यकाल पूरा हो गया, लोकसभा को क्या किया जाता है? भंग किया जाता है, ठीक है, या विघटन उसका किया जाता है, और आप निकलो। क्लियर हुई बात? पानी दियो। ठीक है। यानी विघटन का मतलब क्या? खत्म करना या भंग करना। भंग करने की कार्रवाई जो होती है उसको क्या कहा जाता है? लोकसभा का विघटन, विघटन कहा जाता है। भंग करने की कार्रवाई को क्या कहा जाता है? भंग करने की कार्रवाई को क्या कहा जाता है? विघटन कहा जाता है। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति। केवल लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, उसको भंग किया जा सकता है, क्योंकि अस्थायी सदन माना जाता है। हर 5 वर्ष के बाद, कार्यकाल पूरा होने के बाद 5 वर्ष के बाद अपने आप राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। हो जाती है मान लो, राष्ट्रपति के द्वारा मतलब फॉर्मेलिटी की जाती है लोकसभा के 5 साल बाद। लेकिन राज्यसभा रेगुलर, उसका कोई विघटन नहीं होता, क्योंकि वो स्थायी सदन होता है। दूसरी बात, 2 कारण होते हैं लोकसभा का विघटन कर सकता है। यानी 5 वर्ष पूर्ण होने पे तो कर ही देगा। मान लो लो भी यहाँ जाओ, अपने अपने घर जाओ, ठीक है, दोबारा चुनाव लड़ के वापस आना है। राष्ट्रपति विघटित कर सकता है जब राष्ट्रपति पहले निर्णय ले ले। पहले निर्णय ले ले तो वो भी क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। उसमें क्या होता है, अगर राष्ट्रपति को विघटन करनी है तो 2 ऑप्शन उसके पास होते हैं। मान लो, एक तो मंत्रिपरिषद की राय लेनी पड़ती है, मंत्री परिषद का परामर्श लेना पड़ता है, उसको परामर्श कहते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद का परामर्श लेना, लेकिन परामर्श जब जरूरी होता है जब क्या हो? लोकसभा में मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त हो, यानी सरकार जिसकी है,
प्रधानमंत्री वही हो और मंत्रिपरिषद वही हो, यानी जिसकी सरकार है उसको लोकसभा में बहुमत। अब लोकसभा में बहुमत नहीं है तो मंत्रिपरिषद की राय मानने में राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, जब मंत्रिपरिषद को क्या नहीं है, मंत्रिपरिषद को लोकसभा जो है ना, लोकसभा में बहुमत नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है। अगर प्राप्त नहीं है, लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त नहीं है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति है ना परामर्श मानने में बाध्य नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, बाध्य नहीं है। समझ में आई बात क्या? अब मंत्रिपरिषद है, मान लो हर काम मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, कुछ एक काम को छोड़ के राष्ट्रपति मोस्ट ऑफ काम मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अब मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी भी लोकसभा को विघटन नहीं करना है, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की वो सलाह तब मानने पर बाध्य है राष्ट्रपति जब लोकसभा में उस मंत्रिपरिषद को बहुमत है। राष्ट्रपति को सलाह तो मंत्रिपरिषद दे रही है, लेकिन राष्ट्रपति को लगता है लोकसभा में इसका बहुमत ही नहीं है, इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता सलाह का, तो वो जरूरी नहीं है राष्ट्रपति मानेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा ही नहीं, कहेगा मैं तो मानता ही नहीं, आपकी चलती नहीं है। अब आपकी चलती नहीं, आपकी सरकार नहीं है, सरकार नहीं है तो मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? वो कहता है लोकसभा को भंग करो, तुम घर जाओ अपने अपने, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति इसे विघटित कर सकता है, 5 साल से पहले भी ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? ये बात थी विघटन की। तो विघटनकर्ता कौन है, यानी लोकसभा को भंग करने की कार्रवाई जो होती है उसको क्या कहते हैं? विघटन कहते हैं। विघटन, विघटन यार, विघटन 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 कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं ना। अब हो गया लेमडक, लेमडक लेमडक, मजा आया, मजा आया। लेमडक क्या होता है भाई? लेमडक, लेमडक सेशन, तो ये होता है लेमडक स्तर, ठीक है। लेमडक स्तर क्या होता है? देखो बिल्कुल समझने वाली बात है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर यार, याद करने वाली बातें हैं नहीं। अब मान लो लोकसभा विघटित हो गई, मान लो, तो लोकसभा का नया चुनाव हुआ, नया चुनाव हुआ, लोकसभा का नया चुनाव हुआ, नए चुनाव में लोकसभा के सदस्य आए, नए चुनाव में लोकसभा के क्या आए? सदस्य आए, ठीक है, नए चुनाव में नए सदस्य चुन के आए, पुराने भी आ सकते हैं। तो लोकसभा और जो चुनाव के बाद है, अब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद, चुनाव के बाद एक स्तर होता है, चुनाव के बाद क्या होता है? जो लोकसभा का लास्ट स्तर है, अंतिम स्तर है, ठीक है, अंतिम बैठक होती है, एक अंतिम स्तर की एक अंतिम बैठक होती है। जैसे आज लोकसभा चल रही है, 2024 में ख़त्म होने वाली है, या 2019 के अंदर क्या हुआ था, ख़त्म हुई थी लोकसभा और नई लोकसभा बनी थी, मान लो, ठीक है। तो क्या हुआ था, देखो भी 2019 में तो जो 2015 के 14 के अंदर बनी थी वो 2019 में ख़त्म होनी थी और 19 की नई स्टार्ट होनी थी। तो क्या हुआ, वो 14 वाली लोकसभा का लास्ट जो सेशन था, लास्ट जो सेशन था, अंतिम सेशन था, उसके अंदर वो बंदे आएंगे, वही बंदे आएंगे जो 2014 के थे। 19 के तो नए चुनाव तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो दोबारा चुन के आए हैं, यानी वो नए अब पुराने में बैठे हैं, पुराने स्तर में भी बैठे हैं और नए में भी बैठेंगे, ठीक है। तो उनकी तो चांदी है। लेकिन जो सदस्य हार के आए हैं, अब देखो लास्ट सत्र की लास्ट बैठक है लोकसभा की, ठीक है, और उधर चुनाव का रिजल्ट भी आ गया और नए बंदे भी चुने गए। लेकिन मैं हूँ, जैसे मैं पहले तो लोकसभा में था और मैं हार गया हूँ, लेकिन वो लोकसभा भी वही है, अभी तक तो भंग नहीं हुई, मान लो अगली स्टार्ट नहीं हुई, चुनाव हुए हैं, तो मैं हार के आ गया, तो मुझे कहा जाता है लेमडक। लेमडक का मतलब होता है लंगड़ी बतख, ठीक है ना, यानी मैं सही थी बतख, तो मैंने चुनाव लड़ा, मैं हार गया, अब लोकसभा पीछे वाली मेरी जाने वाली है, ठीक है, तो मुझे कहा जाता है लेमडक यानी लंगड़ी बतख, ठीक है। तो उस सतर को कहा जाता है लंगड़ी बतख का क्या होता है, यानी फेलियर, सीधा कहा जाता है फेल होने वाले व्यक्ति को कहा जाता है लेमडक। ये इडियम है एक लेमडक, ठीक है। तो लेमडक का मतलब होता है फेल होना, फेलियर,
लंगड़ी बतख है जो फेलियर ही है मान लो, ठीक है। तो चुनाव के बाद वो सदस्य, चुनाव के बाद उस स्तर में, अंतिम स्तर में आने वाला वो सदस्य जो क्या हो, हार के आया हो, उसको क्या कहा जाता है, लेम डक कहा जाता है। संसद की भाषा में क्या कहा जाता है, लेम डक या लंगड़ी बतख कहा जाता है, ठीक है। और उस सेशन को कहा जाता है लेम डक सेशन, यानी लंगड़ी बतखों का, यानी हारने वाले बंदों का भी सेशन स्तर, ठीक है ना। यानी अंतिम स्तर की अंतिम बैठक होती है वो पिछली लोकसभा की, नहीं तो अब बननी है, तो उस लेम डक कहा जाता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यानी चुनाव हुए, उसमें हार तो गया है बंदा, चुनाव के अंदर क्या हो गया, हार गया। लेकिन ये मान लो 2014 का सेशन चल रहा था और 2019 के अंदर ये क्या होना था, खत्म होना था लोकसभा, ठीक है। 2014 में जो लोकसभा थी वो 2019 में खत्म होनी चाहिए। लोकसभा की 19 में क्या हुई, 14 वाले की अंतिम बैठक हुई। क्या हुई, अंतिम बैठक। तो अंतिम बैठक जो होती है उसको क्या कहा जाता है, लेम डक सेशन कहा जाता है, ठीक है। और इस अंतिम बैठक के अंदर जो बंदे 2019 के चुनाव में हार गए थे, दो चुनाव में 2019 में हार गए थे, वो भी तो प्रेजेंट है ना, क्योंकि लोकसभा तो 2014 वाली है, ठीक है। तो अंतिम बैठक में जो सदस्य हार गए थे उन सदस्यों को कहा जाता है लेम डक, ठीक है। लेम डक कहा जाता है ना, ये बात बस। लेम डक संसद के नेता भी कहा, संसद के नेता, ठीक है। हाँ, दो शब्द और आपको बताता हूँ मैं, सारी चीज़ें क्लियर कर, छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे, मतलब सेशन का यही मतलब है यहाँ पे। संसद में मतदान, संसद में मतदान, ठीक है। मतदान, देखो मतदान क्या होता है, वोटिंग। जो संसद में मतदान होता है ना, लोकसभा का कोई मतलब चल रहा है, लोकसभा के अंदर कोई विधेयक पेश हुआ है, उस पर वोट डालने हैं, ठीक है। तो लोकसभा के सारे सदस्य वोट डालेंगे। अब जो प्रेजेंट है वो तो डालेंगे, सारे सदस्य मतदान करेंगे, अपनी अपनी राय देंगे, हाँ में दें या ना में दें, ठीक है, सारे सदस्य। यही बात क्या होती है राज्यसभा में। मान लो राज्यसभा के अंदर कोई विधेयक लेके आया और उस पर क्या डालेंगे, सारे सदस्य मतदान करेंगे, ठीक, क्लियर है। अब यस नो में जो भी करें विधेयक मतदान करेंगे। सबको वोट डालने का अधिकार है राज्यसभा में, लोकसभा में किस किस को है वो आपको पढ़ा दिया होगा मैंने। तो सारे सदस्य जो है मतदान करेंगे, केवल किसको छोड़ के, सदस्य तो लोकसभा का क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को छोड़ के सब वोट डालेंगे, के अलावा, अध्यक्ष के अलावा, याद रखो इस बात को, ठीक है। राज्यसभा में होता है सभापति, सभापति के अलावा सारे वोट डालेंगे, ठीक है। ये है वोट, ठीक है ना। और इधर ये है, एक शब्द आएगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ पर 100 सदस्य थे और यहाँ पर 100 सदस्य थे, तो यहाँ पे हाँ में डालना है या ना में डालना है, मान लो राजी हो या नहीं हो। यहाँ पे भी ये डालना है, मान लो हाँ में डालना है या ना में डालना है, दोनों में वोट डाल रहे हैं, हाँ में डाल रहे हैं, ना में डाल रहे हैं, हाँ में ना डाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, भी सारे सदस्यों ने मत डाला, जिसमें 50 तो हाँ कर दी और 50 ने ना कर दी। यही ऐसा ही हो गया, 50 ने हाँ कर दी, 50 ने ना कर दी, वोट यानी टाई हो गया, वोट बराबर हो गए। अब सब सदस्यों ने वोट डाल सकते हैं उस समय तक, जब तक निर्णय नहीं आता, जब तक निर्णय नहीं आता। अगर इनसे निर्णय हो जाता, भी यहाँ पर क्या हो जाते, 48 हो जाते और यहाँ पर 52 हो जाते, ठीक है, तो फैसला हो जाता। लेकिन ये तो फैसला नहीं हुआ, 50-50 हो गए दोनों तरफ भाई, टाई होगी मैच, ठीक है ना, टाई यानी बराबर हो गया। अब यहाँ पे भी सारे सदस्यों ने वोट डाल दिया और मैच हो गया भाई टाई, ठीक है। तब वोट डालने का अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष को और तभी होता है सभापति को। यानी इस वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोटिंग, या आप इसको कह सकते हो निर्णायक मत। तो निर्णायक मत, ठीक है ना। और ये भी कौन सा मत डाल सकता है, निर्णायक। तो निर्णायक शब्द समझाना था आपको, मत,
ठीक है। निर्णायक, निर्णय करने वाला मत। निर्णायक मतलब निर्णय करने वाला मत। निर्णय का मतलब यार निर्णय, मतलब 50-50 सदस्य थे, 50-50 ने दोनों, मतलब 100 सदस्य थे, 50-50 ने वोट डाल दिया, टाई हो गया। अब निर्णय तो नहीं हो पाएगा ना, हाँ ये नहीं है। अब क्या करेगा, लोकसभा को जो अच्छा लगेगा, लोकसभा के अध्यक्ष को जो अच्छा लगेगा तब वो वोट डाल सकता है, जब ये कंडीशन हो। बाकी कंडीशन के अंदर लोकसभा का सदस्य, अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति नहीं डाल सकता वोट। वो वोट तभी डाल सकता है तब क्या हो, मतों की संख्या दोनों में बराबर बराबर प्राप्त हो जाती है। यानी जब टाई हो जाते हैं, कोई भी निर्णय टाई हो जाता है, तब इस निर्णय को या इस विधेयक को पारित करने के लिए क्या किया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष वोट डालता है, या वो तो हाँ की तरफ डाल देगा या ना की तरफ, यानी वो निर्णय लेने वाला मत कहा जाता है उसको, इसलिए उसको कास्टिंग वोटिंग या निर्णायक मत कहते हैं। तो निर्णायक मत डालने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है, और निर्णायक मत डालने का समय, यही बात अगर राज्यसभा में होती है तो मत डालने का अधिकार सभापति को है। क्लियर है। अगर ये बात यहाँ होती तो ये आप बता सकते हो भी, अगर यहाँ पर मान लो अगर 52 हो जाते और यहाँ पर 48 हो जाते तो ये वोट डालता क्या, तो ये वोट नहीं डालता फिर, क्योंकि निर्णय हो चुका है पहले, इसके निर्णय की जरूरत नहीं है। ऐसा हो जाता, मान लो यहाँ पर 40 आते और यहाँ पर 60 आते, तो इसको वोट डालने की जरूरत थी क्या, नहीं थी, क्योंकि निर्णय पहले ही हो चुका है। ये किस कंडीशन में वोट डाल सकता है, जब 100 सदस्य हो मान लो और दोनों में 50-50 दोनों तरफ है वोट आए, तब इनको वोट डालता है, तब उस वोट को निर्णायक मत कहते हैं या कास्टिंग वोटिंग कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये संसद में मतदान प्रणाली होती है किसी विधेयक को लेकर। संसद के अंदर जो भाषा है वो कौन सी प्रयोग होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संसद की भाषा कौन सी होती है, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट। छोटे छोटे बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 1950 की बात है, जब संविधान हमारा लागू होता है 1950 में, ठीक है। 1950 में क्या किया जाता है, एक हिंदी को दर्जा दिया जाता है और एक इंग्लिश को, अंग्रेजी को दर्जा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी को कहा जाता है भी ये 15 वर्ष के बाद संसद की भाषा नहीं रहेगी और हिंदी को ही इसकी भाषा बनाया जाएगा। क्या कहा जाता है, देखो यानी 1950 में क्योंकि अंग्रेज यहाँ आए थे तो कुछ ऐसे बंदे थे जो हिंदी नहीं जानते थे या अंग्रेजी जानते थे, तो ऐसे बंदे भी इसके अंदर थे जो इंग्लिश जानते थे या साउथ के कोई भी जैसे जैसे बंदे थे। तो इन्होंने निर्णय लिया 1950 के अंदर, निर्णय लिया गया भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को क्या है, किसकी संसद की भाषा बनाई जाए। ये सिर्फ 15 वर्ष के लिए होना था। अंग्रेजी, हिंदी तो परमानेंट रहनी थी लेकिन अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए लगाया गया था, फिर उसके बाद इंग्लिश को ख़त्म करके केवल हिंदी को रखा जाएगा। यानी 1965 की बात हो, यानी 15 वर्ष कब हो जाएंगे, 1965 में। और ये 1965 के अंदर ऐसा होना था भी केवल हिंदी रहनी थी। लेकिन 1963 में हिंदी अधिनियम आता है, एक आपको पता ही है। 1963 के अंदर, 1963 के अंदर ऐसा लगता है भी अंग्रेजी ज़रूरी हो गई है, कंपलसरी हो गई है। हमारे देश के उत्थान के लिए भी इंग्लिश का कुछ होना ज़रूरी है, क्योंकि अब विदेश के अंदर कोई बंदा जाता है, किसी किसी प्रकार का कोर्ट जो है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इंग्लिश के अंदर भी इसको इंग्लिश भी संसद की भाषा बनाया जाए। तो 1963 के अंदर इंग्लिश को क्या कर दिया गया था, इंग्लिश को क्या कर दिया गया था, संसद की भाषा घोषित कर दिया गया था। तो आज हमारी जो दो ही हैं, पहले ही दो थी, हिंदी व इंग्लिश, ठीक है। तो कोर्ट के अंदर दो भाषाओं का प्रयोग होता है, हिंदी या इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हो गया ना, ये तो हिंदी इंग्लिश है ना, ठीक है। तो संसद की भाषा की बात करें तो कौन कौन सी है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। पहले ऐसा कुछ हुआ था लेकिन अभी वही शुरू में वही थी, अभी वही है। 1965 में इंग्लिश को ख़त्म करना था लेकिन किया नहीं, क्योंकि 1963 के अंदर अधिनियम पास कर दिया और उसके बाद वो हो गए परमानेंट, क्लियर हो गई। लेकिन कोई सदस्य है मान लो, और वो
हिंदी इंग्लिश में तो बोल ही सकता है, लेकिन वो अगर मातृभाषा में बोलना चाहे, मातृभाषा के अंदर बोलना चाहे तो भी बोल सकता है। ये नहीं है भी आप जाके वहाँ पे मातृभाषा में नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों सदन के अंदर ट्रांसलेटर होते हैं जो आपकी मातृभाषा को क्या करेंगे, मतलब हिंदी में या इंग्लिश के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, या उसको हिंदी आप बोलोगे, जैसे आपने देखा होगा भी कुछ दूसरी भाषा के लोग आते हैं बीच में, उस भाषा को बदल के दूसरी भाषा में बताते हैं, मतलब वो दोनों भाषा के जो जानकार होते हैं। जैसे मेरे को हिंदी आती है, मान लो इंग्लिश आती है, ठीक है, और किसी को इंग्लिश आती हो या किसी को हिंदी आती हो, तो मैं बीच में ट्रांसलेटर की तरह काम कर सकता हूँ ना, भी उसकी इंग्लिश को समझ लूँ, आपको हिंदी में बता दूँ, उसकी हिंदी को समझ लो, उसको इंग्लिश में। तो इस प्रकार से ट्रांसलेटर की सुविधा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मातृभाषा में बोलने का अधिकार जो देता है, ये अधिकार जो देता है मातृभाषा में किसी सदस्य को बोलने का अधिकार कौन देता है, तो अध्यक्ष के हाथ में होता है वो, ठीक है, अध्यक्ष के हाथ में होता है। अध्यक्ष कह सकता है भी आप मातृभाषा में बोल सकते हो, आप दूसरी भाषा आपको नहीं आती है। तो क्लियर हुई, तो ये संसद की भाषा हो गई, ठीक है। संसद के नेता, सदन के नेता, ठीक है। सदन का नेता किसको कहा जाता है, तो टाइम हो गया, अपने को कोई मतलब नहीं है, फालतू ज़्यादा चक्रों में मत रहना ना। सदन का नेता आम तौर पर, ठीक है, लोकसभा का नेता किसको कहा जाता है, तो लोकसभा का नेता पीएम, आपको प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सामान्यतः लोकसभा का नेता कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन ऐसा कुछ संविधान के अंदर इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है संसद का नेता, सदन का नेता या लोकसभा का नेता कौन होगा, कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बनाया जाता है, मतलब चलता है, कार्रवाई के अंदर ये चलता है। तो लोकसभा का नेता किसको, पीएम को माना जाता है। लेकिन पीएम तभी हो सकता है ना लोकसभा का नेता, जब पीएम लोकसभा से चुन के आया हो। लोकसभा का सदस्य होना तो जरूरी है, ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य अगर पीएम है, तो पीएम को क्या माना जाता है, लोकसभा का नेता माना जाता है, प्रधानमंत्री सरकार उसकी। अगर लोकसभा का सदस्य, पीएम लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा से है, जैसे मनमोहन थे मान लो, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य, अगर वो राज्यसभा का सदस्य तो लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो लोकसभा का नेता तो नहीं बन सकता। तब पीएम क्या बनता है, राज्यसभा का नेता बनता है, राज्यसभा का नेता बनता है, ठीक है। तब उसको किसका कहा जाता है, राज्यसभा का नेता कहा जाता है। लेकिन लोकसभा का नेता भी उस सरकार का ही होना चाहिए ना। तो पीएम अगर राज्यसभा का नेता है मान लो, तो लोकसभा का नेता किसको बनाया जाएगा, तो कोई मंत्री परिषद के कोई मंत्री को भी लोकसभा का नेता बना दिया जाता है, ठीक है ना। देखो बात ये है, लोकसभा है और ये राज्यसभा है, ठीक है। लोकसभा का नेता, राज्यसभा का, लोकसभा का, अगर लोकसभा का सदस्य पीएम है, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा से चुन क्या है, तो लोकसभा का नेता पहले पीएम है, ठीक है। अगर पीएम लोकसभा से आया नहीं मान लो, तो वो राज्यसभा से आए, तो पहले राज्यसभा का नेता कौन है, पीएम है, ठीक है। दोनों में कोई सदन का है वो नेता है, ठीक है। अगर पीएम नहीं है, लोकसभा से चुन के नहीं आया, तो पीएम की जगह कोई मंत्री होगा। अगर पीएम लोकसभा का नेता है, तो कोई मंत्री राज्यसभा का नेता होगा। समझे आप, अरे समझे, यानी लोकसभा का सदस्य अगर पीएम है, तो पीएम को क्या कहा जाता है, लोकसभा का नेता कहा जाता है। अगर पीएम लोकसभा का नेता नहीं है, तो मंत्री को नेता प्रधानमंत्री को मनोनीत करता है, पीएम करेगा, मनोनीत करेगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। नहीं आई तो रहने दो भाई, कोई ज़रूरी नहीं। विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। विपक्ष का नेता क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, विपक्ष के नेता को कौन से मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है। विपक्ष का नेता क्या होता है, देखो विपक्ष के नेता के लिए कम से कम 10% सीट जरूरी है। विपक्ष का नेता बनने के लिए कंपलसरी क्या, 10%। यानी मान लो बीजेपी है और एक है कांग्रेस है, ठीक है। अब विपक्ष में कौन है, कांग्रेस है, सरकार में कौन है, बीजेपी है। तो बीजेपी का मतलब क्या है,
बीजेपी तो होगी सरकार, बीजेपी की सरकार होगी। कांग्रेस क्या होगा, नेता किसका बनेगा, क्योंकि जो बड़ी पार्टी होती है विपक्ष, विपक्ष में बैठेगी, और विपक्ष में बैठने के लिए बड़ी पार्टी होना जरूरी है, यानी 10% कम से कम, यानी 10% का मतलब क्या हुआ भी, कम से कम 552 सीट है, उसका 10% कितना होता है, आप निकाल लो 10% भैया, लगभग 56 सीट उसके पास होनी जरूरी है, नहीं तो विपक्ष नहीं होगा, ठीक है। और उसका जो नेता होगा विपक्ष में जो भावी होगा, ठीक है, 10% सीट जरूरी है। और पहले इसमें संविधान का जिक्र नहीं था, 1977 के बाद बनाया गया है, 1977 के बाद इसे संवैधानिक या वैधानिक घोषित कर दिया गया। 1977 से पहले विपक्ष में कोई नेता नहीं होता था, ठीक है, संवैधानिक वैधानिक नहीं था। 1977 के बाद क्या कर दिया गया इसको, ठीक है, संसद में वैधानिक कर दिया। अब विपक्ष में विधान यानी संविधान के अनुसार नेता है वो, ठीक है, 10% सीट, तो विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, किसका दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का, ठीक है। 10% सीटें हैं उनके पास, तभी विपक्ष में नेता बन सकता है, नहीं तो विपक्ष होता ही नहीं है 1977 के बाद, ठीक है। और विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है भैया। क्लियर हो गई बात, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे प्रश्न काल, कौन कौन से प्रश्न हैं, जीरो क्या क्या होता है किस किस समय से संसद, और उसके बाद संसद आपकी खत्म हो जाएगी। शक्तियाँ वक्तियाँ पढ़ने के बाद फिर आगे पढ़ेंगे न्यायालय, ठीक है, न्यायालय के बाद 2 4 5 लेक्चर आपके रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मैंने आपको जो समझाया आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तो कमेंट करके बता दीजिएगा सभी प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।